प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज आपका दिनांक हो गया है 18 मई 2021, दिन है मंगलवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा पाठ है हमारा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि? बीजगणितीय विधि। इससे पहले हमने रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधि पढ़ी है? इससे पहले वो पढ़ी है ग्राफीय विधि। कौन सी पढ़ी है? ग्राफीय विधि, ग्राफ बनाकर हल करने वाली विधि। अब हमारी है बीजगणितीय विधि। ठीक है, इसमें हमने सीधे हल करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे? इस बीजगणितीय विधि में 3 विधियां हैं हमारे पास। बीजगणितीय विधि में ही 3 विधियां हैं, जिसमें पहली है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद होती है विलोपन विधि और उसके बाद होती है वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो हमने आज पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करें? देखिए, प्रतिस्थापन विधि को हम इंग्लिश में रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, यानी यहाँ किसी एक को रिप्लेस करना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। ठीक है ना? एक चर को रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित करना होता है। तरीका ये है कि क्योंकि हमने इससे पहली कक्षा में कह सकते हैं कक्षा 7 में या कक्षा 8 में जो और कक्षाएं थी हमारी, उनमें हमने क्या पढ़ा था? एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, उसको हम हल भी कर लेते थे। तो यहाँ हमें वही करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण ही हल करना है, लेकिन पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण में उसको बदलना पड़ेगा। किस प्रकार से बदलेंगे? प्रतिस्थापन से। केवल विधि वहीं तक है जहाँ हमने प्रतिस्थापित कर दिया, फिर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की तरह उसको हल कर लेंगे। देखिए कैसे। हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये देखिए, ये समीकरण युग्म है। ये आपके पास कहीं ना कहीं आपने पहले जो हल किए उनमें रहा होगा। आप चेक कर लीजिए, पीछे मिलेगा तो वो आपने ग्राफ विधि से हल निकाला होगा, आंसर निकाला होगा उसका। फिर मिलान कर लीजिए कि वही आंसर प्रतिस्थापन से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, अब हम शुरू करते हैं हल करना। इसमें करना क्या होता है, जैसे ये समीकरण 1 है, मान लिया जाए, ये समीकरण 2 है, जहाँ पे इसमें आपको मानक रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने इस समय मानक रूप में लिखे हैं, इस रूप में लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको हम या करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 3x प्लस 2y, ये 12 का पक्षांतर कर दीजिए अचर वाले का, बराबर 12। और दूसरा हो गया x माइनस वाई प्लस 1 है, पक्षांतर कर दीजिए -1। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें करना क्या है? समीकरण 2 से समीकरण 2 को उठाना है, एक चर को प्रतिस्थापित करेंगे। मान लिया जाए हम y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी y को हमें दूसरे पक्ष में ले जाना है, पक्षांतर करना है। पक्षांतर आप समझते हैं पहले से ही। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? जब y पक्षांतर जाएगा प्लस में जाएगा, -1 प्लस y ऐसे हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y -1, क्योंकि y तो प्लस में है। तो x बराबर y -1 हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y -1। इसको नंबर दे सकते हैं 3।
इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। ये हमारा कह सकते हैं कि तीसरा समीकरण बन गया। चाहे आप ना दें, ठीक है ना, चाहे आप नंबर ना दें उसको, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने इसको नंबर 3 दे दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब ये x का जो मान आया हमारे पास वो है y-1। x का मान है y-1, x बराबर y-1 है ना। इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। अभी हमने समीकरण 2 से इसको ज्ञात किया है, तो समीकरण 1 में करना है। अब देखिए, समीकरण 1 में x है ना, ये x का यह मान, कौन सा मान, जो मान हमने निकाला x बराबर y-1, x का यह मान रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में। कैसे रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण है 3x + 2y बराबर 12। 3x + 2y बराबर 12, ये है हमारा। तो 3x यानी कि 3x गुणा का चिन्ह तो इसमें होता ही छिपा हुआ, 3 गुणा x का मान ये है हमारे पास y-1, ये हमने यहाँ पर रख दिया, और ये 2y बराबर 12। अब देखिए, जो हमारा समीकरण है वो एक चर में हो गया, यहाँ भी y यहाँ भी y, x नहीं बचा है। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा, ये देखना बन गया है। वैसे 3 के अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3y, और 3 की -1 में होगी -3 + 2y बराबर 12। अब क्या होगा, 3y और 2y दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा सीधे 5y -3 बराबर 12। 3 का पक्षांतर, अब वही पक्षांतर करने का तरीका, बस सीधे सीधे एक चर वाले रैखिक समीकरण को आप हल कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। केवल यहाँ तक हमने जो प्रतिस्थापन किया, मान रखने पर लिखा ना हमने, यहाँ पर मान यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्रतिस्थापित करने पर। मान रखने पर तो साधारण भाषा में बोल देते हैं, लेकिन हम विधि लगा रहे हैं प्रतिस्थापित, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5y-3, अब हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा 12 - 3, 5y बराबर हो जाएगा 12 और 3 15, और y बराबर क्या हो जाएगा 15/5। ये देखिए पक्षांतर हो रहा है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए 3 का पक्षांतर, यहाँ पर क्या हुआ 5 का पक्षांतर, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको तो पता है, कोई 6-7 में तो आप पढ़ते नहीं हैं, है ना, 10 में पढ़ रहे हैं, तो ये लिखने की आवश्यकता है नहीं अब, क्योंकि अब आप जान चुके हैं इस चीज़ को, है ना। अब 5 से 15 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, है ना। आपके पास जो y का मान आ गया वो आ गया 3। अब आपके पास y का मान है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास दोनों ही मान नहीं है x और y के, अब आपके पास y का मान है। अब y का यह मान आप समीकरण 3 में पर फिट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 3 था हमारे पास, x बराबर y-1, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं y का यह मान y बराबर 3 आया था। अब y का यह मान समीकरण 3 में, यहाँ भी प्रतिस्थापित लिख दीजिए, चाहे रखने पर लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर y का यह मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ देखिए, अब समीकरण 3 था हमारा x बराबर y-1, x बराबर y-1 था। y का मान हमारे पास 3 आ गया, तो 3-1 हो गया। x का मान क्या हो गया हमारे पास, 3 में से 1 घटाया, बचा 2। अब आपके पास, आप कह सकते हैं आपके पास एक आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया कि x बराबर 2 और y बराबर 3।
क्या आपने यही आंसर निकाला था ग्राफीय विधि से? इस सवाल को देखना आप, कहीं पर होगा कहीं ये समीकरण आपके पास, और चेक करना कि क्या यही आंसर निकला था। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए, इसे तो हमने कुछ और परफेक्ट करने के लिए अपने आप को हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है। एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, वो है एक सवाल ले लिया है प्रश्नावली 3.2 का, पहले का सेकंड। ये हमने आपको करने के लिए दिया था, आपको याद होगा, आपने ग्राफ भी बनाया इसका, तो शायद आपने उसका आंसर निकाला होगा। अब आप आंसर चेक करेंगे कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हम याद दिला देते हैं आपको। वैसे तो मैं समीकरण सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने वहाँ पर बनाई थी। देखिए, हमें ना तो एक पेंसिल का मूल्य पता है, ना एक भी कलम का मूल्य पता है। हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये व एक कलम, बोले तो पेन है ना, कलम का मूल्य y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, इसमें पहली शर्त है, प्रथम शर्त जो है, प्रथम शर्त इन्होंने क्या बोली है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, और 7 कलमों का, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलमों का मूल्य 7y। टोटल मिला के हो गया 50। ये आपका बन गया समीकरण 1। ऐसे ही दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त देखिए, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x, गुणा होगा अपने का। ऐसे ही 5 कलम का मूल्य, अब एक कलम का मूल्य है y रुपये, तो 5 कलम का मूल्य 5y, दोनों को मिला करके हो रहे हैं 46 रुपये। ये समीकरण हो गया 2। अब उसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हमने किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। अब फिर हम समीकरण 2 से उठा लेते हैं। समीकरण 2 से क्या होगा? देखिए, ये 7x + 5y बराबर 46 है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 5y का हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, और क्या होगा? क्योंकि ये 7 यहाँ पर बचा है, x की वैल्यू तो निकली नहीं, तो 7x की वैल्यू निकली है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 यहाँ पर गुणा में है तो बटे में जाएगा, 46 ऋण 5y बटे 7। अब 7 से कुछ नहीं कटना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये नंबर 3 डाल लेते हैं इसको। अब देखिए, समीकरण अब x का यह मान यानी ये जो मान आया समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 से ज्ञात किया यहाँ पर, तो 1 में करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए क्या होगा हमारा। समीकरण 1 हमारे पास है 5x + 7y बराबर 50। ये था हमारे पास 5x यानी 5 गुणा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो भी आई वो सब रख दीजिए, 46 - 5y बटे 7। ये x हो गया, ये 7y अलग है, + 7y बराबर 50।
ये हमारे पास एक चर वाला एक रैखिक समीकरण हमारे पास आ गया है। अब प्रतिस्थापित करने के बाद प्रतिस्थापन विधि केवल यहाँ तक खत्म होगी। प्रतिस्थापित कर दिया, विधि हो गई। अब आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की तरह हल करना है। अब क्या करें, क्योंकि बटे में आ गया हमारे पास 7, बड़ी समस्या आ गई। चलो हम पहले 5 की गुणा जो हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। अंदर 5 की गुणा 46 में होगी तो आ जाएगा आपका 230। 5 की गुणा 5y में होगी, आ जाएगा 25y, बटे रह जाएगा 7 प्लस 7y बराबर 50। फिर वही समस्या क्या है कि बटे में 7 है। बटे में 7 को अलग करने का हमारा क्या तरीका है कि हम 7 को वहाँ से हटा दें। क्या तरीका हो सकता है, हम करेंगे यहाँ बटे में 7, क्योंकि भाग में 7 है, बटे का मतलब भाग होता है, हम 7 की गुणा कर देते हैं। पहले 7 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, और जब हम गुणा करेंगे तो हमें दोनों पक्षों में और सभी पदों में करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए 230 है, ऋण 25y है, बटे 7 है, तो 7 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। 7y है, 7 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। 50 है, 7 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से देखिए ये 707 से कट जाएगा, 230 ऋण 25y बच जाएगा। 7 की इसमें गुणा होगी 49y हो जाएगा। 7 की 50 में होगी तो 7 पंजे पे 350 आ जाएगा। अब देखिए (230 माइनस 25y प्लस 49y बराबर 350), यह भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये y वाले हो रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे आपस में। 49 में से 25 घटाया, कितना बचेगा, 230 तो ये पहले का ही है, प्लस बच जाएगा 24y बराबर 350। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर के लिए 230 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 24y बराबर 350 ऋण 230, घटा लेंगे 350 में से 230 को, हमारे पास बचेगा 120, यानी 24y बराबर 120। y बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 24। अब यदि आपको 24 का पहाड़ा आता है तो होता है 24 पंजे 120। y का मान आ गया 5। y का मान क्या आ गया, 5। अब y का यह मान समीकरण 3 में फिट कर दो। समीकरण 3 में ये भी प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह रखने पर एक ही बात है। समीकरण 1 था हमारा x बराबर 46 ऋण 5y बटा 7। यह अगर आपको याद होगा, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए क्या होगा, आज जब हम y का मान यानी कि 5 यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, 46 ऋण 5 गुणा 5 बटे 7, 46 ऋण 25 बटे 7, 46 में से 25 घटा दीजिए, बचेगा आपका 21 बटे 7। 7 से 21 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। यह आपका x का मान आ गया 3। x का मान क्या आ गया आपका, 3। ठीक है, यानी आपका जो आंसर आया, कह सकते हैं आप x बराबर 3 और y बराबर 5, या हम ये कह सकते हैं, अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और कलम का मूल्य
बराबर 5 रुपये। इस प्रकार से आप इसको आंसर दे सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आंसर 3 और 5 ही आपका आया था पहले ग्राफीय विधि से, तो सही हो जाएगा अगर आया था तो, और नहीं आया था तो उसका मतलब आपने वहाँ भी कुछ गड़बड़ करी होगी। तो ठीक है, आपके लिए मैं कुछ प्रश्नावली के प्रश्न दे दूंगा करने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए। थैंक यू।